अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो सही उत्तर है कि भाषा समूह को। आप जानते होंगे या आपने सुना होगा कि हिंद आर्य भाषाएं हिंद यूरोपीय भाषाओं की हिंद ईरानी शाखा की एक उपशाखा है, जिसे भारतीय उपशाखा भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक बड़ा ग्रुप है जिसे हिंद यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की कई शाखाएं हैं, जिन शाखाओं में से एक शाखा है हिंद ईरानी भाषा समूह, और इस शाखा की एक उपशाखा है, यानी कि हिंद ईरानी भाषा परिवार की कई शाखाओं में से एक शाखा है हिंद आर्य भाषाएं। हिंद आर्य या भारतीय उपशाखा। तो हम आसान शब्दों में कहें तो सबसे एक बड़ा ग्रुप है जिसे कहा जाता है हिंद यूरोपीय। उसमें एक छोटा ग्रुप है जिन्हें हिंद ईरानी भाषा कहा जाता है, हिंद ईरानी भाषा परिवार। और उसके अंदर एक ग्रुप है आर्य या हिंद आर्य या भारतीय उपशाखा। हिंद आर्य भाषा परिवार को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इन्हें क्षेत्रवार समझें, और दूसरा तरीका है कि हम इन्हें इनके विकास क्रम के अनुसार समझें। क्षेत्रवार समझने के लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप को कुछ क्षेत्रों में बांटना होगा, जिनमें एक क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, यानी भारत का पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र के अलावा दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं। इनके अलावा कश्मीर वाला क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में समानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और यदि हम देखें कि हिंद आर्य भाषा परिवार में जो पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं बिहारी, थारू, ओडिया, बांग्ला और हल्बी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। दक्षिणी क्षेत्र में मराठी और कोंकणी। द्वीपीय क्षेत्रों में सिंहली और मालदीवी। दार्दी क्षेत्र में कश्मीरी। कश्मीरी के अलावा या इन सभी क्षेत्रों में इन मुख्य भाषाओं के अलावा भी कुछ ऐसी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं जो हिंद आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, लेकिन उनका उपयोग बहुत ही कम लोगों के द्वारा किया जाता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में डोगरी, कांगड़ी, पंजाबी और सिंधी। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थानी, कच्छी, गुजराती और सिंधी। यहाँ पर मध्य क्षेत्र को दो वर्गों में बांट सकते हैं, पूर्वी मध्य क्षेत्र और पश्चिमी मध्य क्षेत्र। पूर्वी मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को कहा जाता है पूर्वी हिंदी, और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोलियों को कहा जाता है पश्चिमी हिंदी। और इनमें है
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो यह रहा हिंद आर्य भाषाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण। और यदि विकास क्रम के अनुसार देखें तो हम पाते हैं कि एक प्राचीन भाषा थी, प्राचीन भाषा से अपभ्रंश होकर एक नई भाषा बनी और उससे अपभ्रंश होकर एक नई भाषा बनी। प्राचीन भाषा और आज हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषाओं के मध्य जो मध्यवर्ती भाषाएं हैं उन्हें अपभ्रंश कहा जाता था। अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि यह कई अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है जो कि प्राचीन भाषा और आधुनिक भाषाओं के बीच मध्यवर्ती भाषा थी, जिनमें है मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, खस और ब्राचड़। मागधी अपभ्रंश से जो भाषाएं बनी है वह है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, क्षेत्रवार वर्गीकरण में हमने देखा था पूर्वी हिंदी भाषाएं, जिनमें है पूर्वी हिंदी बोलियां, जिनमें है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी से बनी है हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी से मारवाड़ी, हड़ौती और अन्य राजस्थानी बोलियां। खस से पहाड़ी भाषाएं, पैसाची, पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्र से मराठी और ब्राचड़ से सिंधी। तो यह रहा हमारा विकास के क्रम में भाषाओं का विकास और ये क्षेत्रवार वर्गीकरण। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन के माध्यम से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण और किम्बे। तो सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। बंदरगाहों की वैश्विक व्यापार, वैश्विक राजनीति और राजस्व उगाही में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंदरगाहों का सामरिक और सैन्य महत्व भी है। बंदरगाहों के कारण कई देशों, राज्यों और उद्योगों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इनके माध्यम से समुद्री संसाधनों का दोहन आसान हुआ है। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और घंटाशाला दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।
वहीं पश्चिमी तट पर भड़ोच, चौल, कल्याण, केम्बे और सोपारा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। मैप के माध्यम से देखें तो तामलुक की लोकेशन यहाँ कहीं पर है, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। तो ताम्रलिप्ति, जिसे तामलुक कहा जाता है, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में पश्चिम बंगाल में। घंटाशाला की लोकेशन है यहाँ पर, जो वर्तमान कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी तट पर देखें तो भड़ोच भरूच गुजरात में, चौल रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में, कल्याण ठाणे महाराष्ट्र में और सोपारा महाराष्ट्र में। इन बंदरगाहों के माध्यम से, यानी कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और अफ्रीका के देशों से व्यापार होता था, और पूर्वी तट के बंदरगाहों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न है, जिसमें एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। कथन है कि पडिनेन के कनक्कू समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। अब कथन और कारण को आपस में जोड़कर हमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दक्षिण भारत के इतिहास को समझना होगा। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वे सभी कहीं ना कहीं उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सभी उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित हैं। आपको याद होगा कि जब हमने अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ा था और एक प्रश्न हल किया था, तो उसमें हमने देखा था कि अशोक के दूसरे और तीसरे शिलालेखों में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख है, जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और सिलोन का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों के अलावा कुछ ग्रीक लेखकों ने, जैसे कि मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, इन्होंने भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि पश्चिमी दुनिया और दक्षिण भारत में व्यापारिक संबंध थे। कुछ बंदरगाहों का भी उल्लेख है जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता था। तीसरा उल्लेख है कि उड़ीसा में उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेखों में खारवेल ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख किया है। लेकिन इन सभी स्रोतों में, चाहे अशोक के शिलालेख हों, ग्रीक लेखक हों या फिर हाथी गुम्फा शिलालेख, इन सभी में दक्षिण भारत के राज्यों का केवल नामों का उल्लेख है। इनके बारे में हमें वहां से कोई महत्वपूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं? उत्तर है संगम साहित्य से। संगम साहित्य क्या है? संगम काल में लिखा गया साहित्य। संगम काल क्या है? दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इतिहास को संगम काल कहा जाता है। अब इस काल में कुल
3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगम यानी संगठन या सम्मेलन। तो 3 संगम हुए थे या 3 सम्मेलन हुए थे। और इन सम्मेलनों में दक्षिण भारत के अनेक संतों ने, कवियों ने और विद्वानों ने हिस्सा लिया था और कई रचनाएं लिखी थी। इन रचनाओं में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की जानकारी दी हुई है। तो 3 संगमों में पहला संगम हुआ था मदुरै में, दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में। ये तीनों ही संगम पांड्य राजाओं के आश्रय में हुए थे। पहले संगम में कहा जाता है कि केवल देवताओं ने और महान संतों ने भाग लिया था, और इस काल की कोई भी रचना हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कपाटपुरम में आयोजित हुआ था दूसरा संगम, और इस संगम में कवियों ने और विद्वानों ने भाग लिया था, और इसकी केवल एक रचना हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है और उसका नाम है तोलकाप्पियम। और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में, और जिसकी कई रचनाएं हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिनमें है एत्तुतोकई, एत्तुतोकई या एत्तुतोगई। एत्तु तमिल में होता है 8, तो एत्तुतोगई 8 ग्रंथों का संग्रह है। एत्तुतोगई के अलावा पत्तुपात्तु या पट्टुपात्तु, पट्टू तमिल में होता है 10, और यह 10 ग्रंथों का संग्रह है। इसके अलावा पथिनेन किलकनक्कु या पंडिनेन किलकनक्कु। इसके अलावा 2 महाकाव्य हैं, जिनमें पहला है सिलप्पदिकारम और दूसरा है मणिमेखले। तो अब हमारे पास इन संगमों में रचे गए कुछ ग्रंथ हैं, जिन्हें पढ़कर हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ग्रंथ तोलकाप्पियम, एत्तुतोगई, पत्तुपात्तु, पथिनेन किलकनक्कु, सिलप्पदिकारम और मणिमेखले। इन सभी ग्रंथों के बारे में अगर विस्तार से पढ़ें तो देखते हैं कि इनके में हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो पहला ग्रंथ जिसके बारे में हमने पढ़ा था तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना की थी तोलकाप्पियर ने। दरअसल तोलकाप्पियम मूल रूप से एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी इसमें हमें वहां के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारियां मिल जाती हैं। दूसरा है एत्तुतोगई, जो कि 8 ग्रंथों का संग्रह है, और इन 8 ग्रंथों में मुख्यतः है एक ग्रंथ जिनमें
चेर शासकों के बारे में जानकारियां मिलती है। चेरों के बारे में जानकारियां मिलती है 8 ग्रंथों में से एक ग्रंथ में, जो है पदीरू पट्टू। तो पदीरू पट्टू और चेर शासक, टोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ, लेकिन फिर भी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारियां मिल जाती हैं। तीसरा ग्रंथ है पट्टू पट्टू। इसमें 10 ग्रंथ हैं, लेकिन 10 ग्रंथों में से 2 ग्रंथ मुख्य हैं, जिनमें पांड्य शासक और चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो जिस ग्रंथ में पांड्य शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं उसका नाम है मदुरै कांजी, और चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती है पत्तिन पलाई। चेरों के बारे में जानकारियां पदीरूपट्टू, मदुरै कांजी पांड्य शासक, और पतिन पलाई चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। फिर चौथा है पथिनेन किलकनक्कू। यह छोटी छोटी 18 रचनाओं का संग्रह है, जिनमें प्रमुख है तिरुकुरल। इसकी रचना की है तिरुवल्लुवर ने। और 2 महाकाव्य हैं, सिलप्पदिकारम, जिसकी रचना की है एलांगो अदिगल ने, और मणिमेखले की रचना की है सित्तले सित्तनार ने। सित्तले सत्तनार ने। एत्तू तो हो गई, और पट्टू पाट्टू को मेल कनक्कू कहा जाता है। मेल कनक्कू या नैरेटिव टेक्स्ट या आख्यानात्मक, यानी कि इनमें केवल जानकारियां दी गई हैं, उनके बारे में विश्लेषण या उपदेश नहीं दिए गए हैं। जबकि पथिनेन किलकनक्कू को किलकनक्कू कहा जाता है, और यह और बा, और बाकी के 3 ग्रंथों को किलकनक्कू कहा जाता है या उपदेशात्मक, जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि इनमें प्रेम और वीरता के गीत लिखे गए हैं। प्रेम पर लिखे गए गीतों को कहा जाता है अहम, और वीरता पर लिखे गए गीतों को पूरम कहा जाता है। तो यहां पर देखें हम प्रश्न को कि पडिनेन किलकनक्कू समूह की अहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। तो और कारण है कि प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित हैं। हमने अभी बात की थी कि 3 संगम हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले संगम को प्रमुख संगम कहा जाता है, दूसरे संगम को मध्य संगम कहा जाता है, और तीसरे संगम को उत्तर संगम कहा जाता है। उत्तर संगम, और पडिनेन किलकनक्कू उत्तर संगम रचना ही है, यानी कि तीसरे संगम में पडिनेन किलकनक्कू की रचना हुई थी। पहले संगम में लिखी गई कोई भी रचना वर्तमान में हमारे पास नहीं है, तो इसका उत्तर है ए।
अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। जब भी आप कथन और कारण को समझें तो यहां पर क्योंकि लगा दें और फिर पढ़कर देखें। तो जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका क्योंकि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। और इसका उत्तर है ए, क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि जब भी हम खेती करेंगे हम पीड़कों को और कीटकों को मारेंगे, और जैन धर्म अति के रूप में अहिंसा पर बल देता है, और इस सिद्धांत ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। वही चार ऑप्शन है कथन कारण वाले। सबसे पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए, जिसमें पहला तो है राज्य। राज्य क्या है? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि यदि एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र पर रहने वाली जनता है और जनता का एक संप्रभु शासक है, तो ऐसी इकाई को राज्य कहा जाता है। जैसे हमारे संविधान की भूमिका में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। अब भारत एक राज्य तो है क्योंकि भारत की एक भूमि है, भारत की जनता है और भारत की एक संप्रभु सरकार है। मतलब भारत के ऊपर किसी अन्य देश का शासन नहीं है, जो पहले हुआ करता था। पहले कब? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, जब उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। परंतु अब भारत एक संप्रभु राज्य है। दूसरी बात आपने ध्यान दी होगी कि मौर्य काल का इतिहास पढ़ते हुए हम देखते हैं कि वहां पर सम्राट है अशोक, और अशोक के आगे लिखा हुआ है सम्राट। जबकि गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जा रहा है। महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या एक देश में, क्या एक राज्य में अनेक राजा हो सकते हैं? गुप्त काल में अनेक राजा हैं तो उनका एक महाराजा धीराज है। ऐसा क्यों है? मौर्य काल में केवल एक राजा है, सम्राट अशोक, जबकि यहां पर कई राजाओं का राजा महाराजा धीराज है। दूसरी बात, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, और उन्होंने जो सोने के सिक्के जारी किए हैं वे शुद्ध सोने के हैं, उनकी शुद्धता ज्यादा है। जबकि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए हैं, भले ही उन्होंने अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन उन्होंने मिलावट वाले सिक्के जारी किए। ऐसा क्यों है? अगला प्रश्न है कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में व्यापार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और सिक्के हैं, सिक्कों का प्रचलन है बड़ी मात्रा में। लेकिन गुप्तोत्तर काल में सिक्कों और व्यापार में कमी दिखाई देती है और कृषि व्यवस्था पर पूरी अर्थव्यवस्था शिफ्ट हो गई है। ऐसा क्यों है? और चौथा प्रश्न है कि मौर्य काल में केवल एक राजा है और गुप्तोत्तर काल में अनेक राजा हैं। अगला है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में उन्होंने बताया है कि मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों को और सैन्य अधिकारियों को, सैनिकों को नकद वेतन दिया जा रहा है, जबकि गुप्तोत्तर काल में वेतन के बदले भूमि दी जा रही है। ऐसा क्यों है? छठा प्रश्न है कि मौर्य काल में सम्राट जो है, शासक जो है, उसका सेना पर और प्रशासन पर और अपने राज्य के हर एक क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण है, जहां पर वह नकद वेतन दे रहा है, प्रत्यक्ष नियंत्रण है, नियुक्तियां भी राजा कर रहा है, और प्रबंधन भी, संपूर्ण प्रशासन का प्रबंधन भी राजा कर रहा है अपनी मंत्रिपरिषद और अधिकारी वर्ग की सहायता से। जबकि गुप्तोत्तर काल में या गुप्त काल के बाद के हिस्से में राजा, सेना, राजा, किसान, राजा और जनता के बीच में एक मध्य वर्ग का उदय हो चुका है। इस मध्य वर्ग को सामंत कहते हैं। यह मध्य वर्ग जनता से और किसानों से कर एकत्र करता है। उस कर का उपयोग प्रशासन में, सेना के रखरखाव में और अन्य गतिविधियों के लिए करता है, और उसका एक हिस्सा यानी राजस्व का एक हिस्सा बड़े राजा तक पहुंचा देता है।
तो क्या यहाँ पर राजा की शक्तियां कम हुई हैं और मध्य वर्ग के उदय के साथ साथ उन्हें कई शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। फिर वही प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगला प्रश्न है कि मौर्यों से पहले भारत पर हकमनी और सिकंदर यानी मैसिडोनियन साम्राज्य ने आक्रमण किया। मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों ने आक्रमण किया। गुप्त काल के बाद हुणों ने आक्रमण किया और हर्षवर्धन के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। अब भारत में बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हो रहे हैं और मौर्य काल, गुप्त काल में विदेशी आक्रमण नहीं हुए हैं या उन विदेशी आक्रमणों को असफल कर दिया गया है, ऐसा क्यों है। अगला प्रश्न है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि पूरे इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांट दिया गया है। इन कालखंडों का अलग अलग नाम है। इन कालखंडों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बना रही हैं। इन सभी बातों का उत्तर एक शब्द में है और वह शब्द है सामंतवाद। अब सामंतवाद एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यहाँ पर शासन का स्वरूप बदला है। शासन का स्वरूप बदला है क्योंकि यहाँ पर केवल एक राजा नहीं है और एक राजा के अधीन कई राजा हैं जो अपने अपने क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक मुख्य राजा के अधीन रहकर यह काम करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि समाज का एक नए ढंग से वर्गीकरण हुआ है और आर्थिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूमि राजस्व भी शामिल है। यदि हम देखें मौर्य काल को, जहां पर केंद्रीकृत प्रशासन था, दूसरी ओर गुप्तोत्तर काल में जहां एक सामंती व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि मौर्य काल में एक राजा है, एक राजा, यही एक राजा संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण कर रहा है, यही एक राजा सारी नियुक्तियां कर रहा है, यही एक राजा कर एकत्र कर रहा है, यही राजा किसानों से सीधे संपर्क में है और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कर एकत्र कर रहा है, उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ पर राजा ही सेना को नियंत्रित और संचालित कर रहा है। इस व्यवस्था में सेना को नकद वेतन प्राप्त हो रहा है। अब नकद वेतन क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इन्हें व्यापार और कृषि दोनों से राजस्व मिल रहा है। यहाँ पर सिक्के इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जो वस्तुएं निर्यात की जाती है उनके बदले में विदेशी हमें बुलियन और सोना चांदी दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर सामंती व्यवस्था में एक मुख्य राजा के अधीन कई राजा हैं जो अपने अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करते हैं। शासन की शक्तियों का विभाजन हो चुका है। पहले राजा कर एकत्र करता था, सारा कर रखता था, लेकिन अब सामंत कर एकत्रित करता है और एक हिस्सा अपने पास रखकर मुख्य राजा को बाकी हिस्सा राजस्व का पहुंचा देता है। प्रशासनिक और सैन्य कार्य, सैन्य नियुक्तियां सामंत कर रहा है और सैन्य अभियानों के समय सभी सामंत अपनी अपनी सेनाएं मुख्य राजा को सहायता के लिए दे रहे हैं। पहले भी जैसे हमने बात की कि किसान और राजा के बीच में एक सामंत वर्ग का उदय हो चुका है और अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि प्राप्त हो रही है। परंतु ऐसा हुआ क्यों और कैसे, यह प्रश्न है। यदि चित्र के माध्यम से देखें तो एकीकृत प्रशासन में देश कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जबकि सामंतवादी व्यवस्था में देश कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हर एक क्षेत्र का अपना एक राजा है और ये सभी शासक एक मुख्य शासक के अधीन कार्य कर रहे हैं। इन छोटे छोटे शासकों के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वे अन्य शासकों को जीतकर अपने साम्राज्य को बड़ा कर सकें और मुख्य राजा को हरा सकें, और मुख्य शासक के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि ये सभी छोटे छोटे राजाओं को खत्म कर दे। तो इस तरह से सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर एक शक्ति संतुलन के रूप में कार्य कर रही है। यह कहीं ना कहीं वैसे ही है जैसे कि कोई गठबंधन की सरकार चला रहा है, जहां पर प्रत्येक वर्ग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहा है, उसके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, परंतु इतनी शक्तियां नहीं है कि एक दूसरे को खत्म कर सके। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था कृषि पर निर्भर है और यहाँ पर कृषि मजदूर और कारीगर और कलाकार के रूप में लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पर एक केंद्रीकृत प्रशासन में कृषि, कृषि के साथ व्यापार, विनिर्माण और आयात निर्यात जैसी गतिविधियां
बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आयात निर्यात की गतिविधियों के माध्यम से ही भारत को सोना और चांदी प्राप्त हो रहा है। मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था, जिससे भारत को बुलियन यानी कि सोना चांदी प्राप्त हो रहा है। यही सोना चांदी भारत में प्रचलित सिक्कों के रूप में झलकता भी है और इनका उपयोग टोकन करेंसी के रूप में किया जा रहा है। जबकि सामंतवादी अर्थव्यवस्था जो गांवों में केंद्रित है, जो कृषि पर निर्भर है, उसमें अनाज और वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। एक और यहाँ पर विभिन्न रोजगार हैं, वहीं इस व्यवस्था में पूरा परिवार एक खेत पर निर्भर है और इस एक खेत से प्राप्त होने वाली आय पूरे परिवार की आय है। परिवार के सारे सदस्य मिलकर खेत पर काम करते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था में संयुक्त परिवारों का प्रचलन होगा। यहाँ पर गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था तो होगी ही, साथ में जाति और धर्म का भी मजबूत नियंत्रण होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न रोजगारों वाली अर्थव्यवस्था में शहर केंद्र में होंगे। जाति धर्म का नियंत्रण कम होगा और उदारता बढ़ेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगी। आज भी हमारे शहरों में देखते हैं कि गांवों की तुलना में स्वतंत्रता ज्यादा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा है, पहनने और खाने की स्वतंत्रता ज्यादा है और संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार प्रचलन में है। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब केंद्रीकृत प्रशासन से लेकर सामंतवादी व्यवस्था तक की कहानी शुरू होती है मौर्य काल से। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की और यह शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने विदेशी आक्रमणों को भी असफल किया, या इसकी शक्ति के कारण विदेशी लोगों में या विदेशी शासकों में इतनी हिम्मत ही पैदा नहीं हो पाई कि वे भारत पर आक्रमण करते। इतना ही नहीं, एक शक्तिशाली साम्राज्य के कारण देश के आंतरिक भागों से उठने वाली सैन्य शक्तियां भी हतोत्साहित हुई। परंतु अयोग्य शासकों के चलते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और भारत एक बार फिर टुकड़ों में बंटने लगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न सैन्य शक्तियां और शासक उभरने लगे। इस राजनीतिक विखंडता का फायदा उठाकर फिर से एक बार भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियन और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने अपने राज्यों को स्थापित भी कर लिया। देश के आंतरिक भागों में भी नए शासकों का उदय हुआ, जैसे सातवाहनों का। इन नए शासकों ने भूमि दान देना शुरू किया। सातवाहनों ने भूमि दान दिया, इसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। अब एक शासक भूमि दान दे रहा है केवल परोपकार के लिए या बदले में उसे कुछ चाहिए? सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध अनुयायियों को भूमि दान दिया। वैसे तो भूमि दान धार्मिक कार्यों के नाम पर दिया गया था, परंतु बदले में उन्हें नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ, वैचारिक आधार प्राप्त हुआ और शासन में सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही इन शासकों की ख्याति भी बढ़ी। गुप्त काल तक आते आते मौर्योत्तर काल में होने वाला विदेशी व्यापार भी धीरे धीरे बंद हो गया। मौर्योत्तर काल में हो रहे विदेशी व्यापार के कारण भारत को बुलियन प्राप्त हो रहा था। भारत के निर्यात से भारत के उद्योग धंधे फल फूल रहे थे और भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था, यानी भारत को फायदा हो रहा था। उस समय के रोमन साम्राज्य जो भारत को विदेशी मुद्रा यानी कि सोना चांदी दे रहा था, उसके विचारकों को यह बात समझ आई कि वे भारत को वस्त्र और मसालों के बदले सोना चांदी दे रहे हैं और उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने व्यापार को बंद कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि गुप्त काल के सिक्कों में हमें मिलावट दिखाई देती है। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दी जा रही है और वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करने वाले अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के शासक बन बैठे। और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार एक जगह और दिखाई देता है, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति में, जहां पर समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं पर दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर भेंट लेकर उन्हें स्वतंत्र रूप से फिर से छोड़ दिया। दक्षिण भारत के शासक प्रतीकात्मक रूप से ही सही गुप्त साम्राज्य के अधीन स्वायत्त रूप से काम करने लगे और कहीं ना कहीं यहां पर भी एक सामंती व्यवस्था दिखाई पड़ती है। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल में भूमि दान ग्रहीता को यानी भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वेतन के रूप में
भूमि प्राप्त करने वाले अधिकारी को भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। मौर्योत्तर काल में केवल धार्मिक उद्देश्य से भूमि दान की गई थी, जहां पर भूमि के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भूमि दान ग्रहीता का अधिकार हुआ करता था। गुप्त काल में भी यही व्यवस्था रही, लेकिन हर्षवर्धन के काल तक आते आते यानी कि गुप्तोत्तर काल में भूमि के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होने वाले राजस्व के साथ साथ भूमि के नीचे से निकलने वाले संसाधनों पर भी भूमि दान ग्रहीता का ही पूर्ण अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर इन सामंतों या भूमि दान प्राप्त करने वाले लोगों ने भी भूमि दान देना शुरू कर दिया, और इस तरह से एक देश का विभाजन कई टुकड़ों में हो गया और प्रत्येक टुकड़े के अपने अपने शासक बन बैठे। ये शासक आपस में लड़ते भी थे, एक दूसरे से व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में व्यापार को भी हतोत्साहित करते थे और अपनी भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग केवल भोग विलास में किया करते थे। और इसी राजनीतिक विखंडता का उपयोग उठाकर भारत पर फिर आक्रमण हुए। तो इस तरह से सबसे पहले भूमि दान, उसके बाद वेतन के रूप में भूमि देना, उसके बाद भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होना और सामंतों के द्वारा फिर से भूमि दान देने के कारण सामंतवादी व्यवस्था आरूढ़ होती चली गई। इस प्रश्न का उत्तर देखें तो उत्तर है बी, क्योंकि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ, यह बात सही है। सैनिक अभियानों के कारण सामंती व्यवस्था का अभ्युदय हुआ, यह भी सही है। दोनों बातें सही है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, कथन और कारण का संबंध नहीं है। और इस व्यवस्था को हम विभिन्न कालों के राजनीतिक मैप से भी समझ सकते हैं। यह है महाजनपद काल का मैप, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं, परंतु ये जन से जनपद बने हैं। और फिर मगध साम्राज्य के विस्तार के कारण और फिर मौर्य साम्राज्य के उदय ने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की है। इसके बाद मौर्यों के पतन के बाद कई विदेशी शासकों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें शक है, पहलव है, कुषाण है। आगे चलकर कुषाण शासन का और विस्तार हुआ और उसने संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गुप्त साम्राज्य ने एक बार फिर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने की कोशिश की, परंतु मौर्योत्तर काल में फिर से अनेक क्षेत्र और अनेक शासकों का उदय हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें कथन कारण दिए हुए हैं और हमें उन्हें जोड़कर सही उत्तर ढूंढना है। कथन: अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में एक प्रश्न किया था और वह था ये वाला प्रश्न। मगध साम्राज्य के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो लगभग 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। 298 ईसा पूर्व से लगभग 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया और उसके बाद लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। और यह मैप है लगभग 273 ईसा पूर्व का। और 273 ईसा पूर्व में कलिंग मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। और जब अशोक शासन में आते हैं या अशोक राजा बनते हैं तो अशोक के राजा बनने के लगभग 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। और अशोक ने कलिंग को अपने शासन का हिस्सा बना लिया।
अशोक के कलिंग पर आक्रमण करने के कई कारण थे और उनमें से एक प्रमुख कारण था समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका के बीच समुद्री व्यापार हुआ करता था। दरअसल उस समय की जो भी नौकाएं थी, उन वे नौकाएं इतनी कुशल नहीं थी कि समुद्र की शक्तिशाली लहरों को झेल पाती। तो ये नौकाएं समुद्र तट से लगकर या समुद्र तट से समीप होकर चलती थी और कलिंग से समर्थित कुछ लुटेरे इन नौकाओं को लूट लेते थे। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता भी कलिंग साम्राज्य से होकर ही गुजरता था। तो इस तरह कलिंग समुद्री और स्थली दोनों ही मार्गों पर अपना नियंत्रण रखते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर ए कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों के द्वारा। सैनिक शासन के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि किसी देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहां की सेना ने शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। और इस तरह की खबरें अक्सर हमारे पड़ोसी देशों से निकल कर आती है, पाकिस्तान से निकल कर आती है, कभी म्यांमार से। म्यांमार में तो अभी भी सैनिक शासन चल रहा है। लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार सैनिक शासन स्थापित किया था ग्रीकों ने। यह कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि अखमनी साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ा और उस समय यदि आप फिजिकल मैप देखेंगे भारत का, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में आम्भी शासन किया करते थे और झेलम और चिनाब के बीच में पोरस का शासन था और उसके पूर्व में नंद साम्राज्य का शासन हुआ करता था। सिकंदर आम्भी और पोरस को जीतने के बाद पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु विभिन्न कारणों से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापस लौटने से पहले उसने अपने जीते हुए क्षेत्रों को उसके सैन्य अधिकारियों के अधीन रखा, यानी कि सैन्य अधिकारियों को वहां का गवर्नर बनाया और लौट गया। और इन गवर्नरों में सेल्यूकस निकेटर, पीथौन प्रमुख थे। यदि हम मैप के माध्यम से देखें तो पीथौन का शासन सिंधु नदी के मुहाने और निचले क्षेत्रों में स्थित था। यह रहा पीथौन का शासन। और सेल्यूकस निकेटर का शासन एशिया माइनर वर्तमान तुर्की देश, सीरिया, मेसोपोटामिया और ईरान वाले क्षेत्रों में था। तो इस तरह से भारत में सैन्य शासन स्थापित हुआ था। भारत में या भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगे हुए थे। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? इन चारों ही राजवंशों ने उत्तर भारत पर शासन किया है और इनका क्रम भी यही है। नंद राजवंश ने उत्तर भारत पर लगभग 343 ईसा पूर्व से लेकर 221 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्यों ने नंदों के बाद 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंगों ने 185 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 73 ईसा पूर्व तक शासन किया और कण्व ने शुंग राजवंश के बाद लगभग 30 ईसा पूर्व तक शासन किया है। इस मैप में हम नंद राजवंश के विस्तार को देख सकते हैं। नंद राजवंश के बाद मौर्यों ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और उन्होंने एक विस्तृत क्षेत्र को अपने अधीन शासन किया। मौर्यों के बाद शुंग राजवंश और शुंग के बाद कण्व राजवंश। यदि प्रश्न को देखें, प्रश्न में पूछा गया है कि सिकंदर के हमले के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था,
और सिकंदर ने भारत में लगभग 226 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और 226 ईसा पूर्व भारत पर नंद राजवंश का शासन हुआ करता था। और इसे भी एक मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर है सिकंदर का साम्राज्य और यहाँ पर है नंद साम्राज्य, और यहाँ पर दोनों की सीमाएं मिल रही हैं।